सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की शुभकामना आपके चैनल को, पूरे परिवार को, अगल बगल अपने सभी शुभचिंतकों को मैं आपके माध्यम से पूरे जिला को, सारण के एक एक गांव तक अपनी होली की शुभकामना, बधाई देना चाहता हूं और आग्रह भी करता हूं कि ये होली त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। पूरे सारण जिला शांति के प्रतीक रहा है। निश्चित रूप से हमें लगता है बड़ी शांति से होली का त्यौहार लोग मनाएं। ये हम लोगों से आग्रह करते हैं, पूरे सारण जिला के एक एक गांव के अपने लोगों को, बेरोजगारों को, किसानों को, मजदूरों को, हर स्तर के शिक्षक साथियों को, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजेस या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए डिपार्टमेंट, सबको मैं अपनी ओर से होली की शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। सर, अब मैं चूँकि आप एमएलसी भी रह चुके हैं तो मैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न करना चाहूँगा आपसे। आप छपरा जेपी यूनिवर्सिटी में सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर थे, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे कार्यरत थे उस वक्त आपने जो डेवलपमेंट के लिए काम किए उसके बारे में हमारे दर्शकों को कृपया। देखिए, उस समय मैं तो लगातार 80 से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ये क्षेत्र का नाम था तिरहुत स्नातक क्षेत्र। 86 में तिरहुत स्नातक क्षेत्र 2 भाग में बटा। एक भाग का हमारा हेडक्वार्टर हुआ मुजफ्फरपुर, इसको तिरहुत स्नातक अभी भी कहते हैं, और दूसरा था सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जहाँ मैं बैठा हूँ। 86 में ऑप्शन हमारा था कि मैं तिरहुत ऑप्ट कर सकता था, सारण ऑप्ट कर सकता था। मुजफ्फरपुर में मैं प्रोफेसर रहा, स्टूडेंट पीजी का रहा, स्टूडेंट लीडर के रूप में मैंने मुजफ्फरपुर की सेवा की थी। लेकिन पता नहीं, चूँकि मैं छपरा कटरा मोहल्ले में रहता था और यहाँ हमने होश संभाला, नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़ाई लिखाई किया, फिर मुजफ्फरपुर में पढ़ाई पूरी की, एमएससी की पढ़ाई, पीएचडी किया। और ये ऑप्शन मैंने इसलिए भी दिया कि छपरा से हमारा बड़ा अफेक्शन था, छपरा की धरती से हमें स्नेह था, प्यार था। इसलिए हमने चुनाव आयोग को ऑप्शन दिया कि तिरहुत का मैं नहीं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, मैं सारण स्नातक का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। हम छपरा के तमाम लोगों के प्रति बार बार मैं धन्यवाद और मैं आभार भी व्यक्त करते हैं कि उस समय से लगातार सारण के लोगों ने हमें मदद किया। मैं बताऊं कि आज 75 साल आज़ादी की हुई, हमने अमृत महोत्सव मनाया, आज अमृत काल में चल रहे हैं। हमारे मतदाता काफ़ी मैच्योर्ड हैं, चाहे हमारे वार्ड के मतदाता हों, पंचायत के मतदाता हों, विधानसभा विधान परिषद के मतदाता हों, लोकसभा के मतदाता हों, सभी के सभी मैच्योर्ड मतदाता हैं। मतदाता समीक्षा करता है तब किसी को अपना प्रतिनिधि बनाता है। हमें संतुष्टि है कि समीक्षात्मक निर्णय के आधार पर मैं लगातार चुनाव जीतता रहा हूँ। और चूँकि सारण के हेडक्वार्टर में मैं हूँ, आप जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, तो बात सही है। जेपी यूनिवर्सिटी की घोषणा कभी हुकूमत ने 89 में किया था और 90 में हुकूमत बदली, वो हुकूमत लालू प्रसाद के नेतृत्व में आई, तो लालू प्रसाद ने पुनः उसकी घोषणा किया जेपी यूनिवर्सिटी की, और घोषणा के साथ साथ आधारभूत संरचना के लिए पैसे भी दिए। 7 करोड़ से अधिक रुपया, करीब 8 करोड़ रुपये यूनिवर्सिटी को दिया। लेकिन दुर्भाग्य था कि वो रुपया ट्रेजरी में रख दिया लोगों ने, कोषागार में रख दिया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यदि वो रुपये को बैंक में रखा जाता, सेविंग अकाउंट में रखा जाता, तो रुपये हो जाते 17 करोड़ रुपया हो जाता। 7.5 करोड़ 8 करोड़ रुपये का वैल्यू उसमें 17 करोड़ हो जाता। वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये बात मैं पहली सिंडिकेट की मीटिंग में उठाई और वाइस चांसलर को कहा कि वाइस चांसलर विद्वान जरूर होते हैं, लेकिन नेतृत्व की भी क्षमता होती है। और मैंने कहा कि आप बताएं कि यूनिवर्सिटी के लिए आपने क्या किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से आपने एफिलिएशन लिया कि नहीं। चूँकि शर्त है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, नई विश्वविद्यालय जब होगी तो उसका एसेट्स होना चाहिए, जमीन मिनिमम उसका होना चाहिए। ये 2 कमरे के बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में यूनिवर्सिटी चलता रहा 10-12 वर्ष, इतने लंबी अवधि तक चला। मैं सिंडिकेट में आया, बड़ी हमें चिंता हुई कि जयप्रकाश बाबू के नाम पर ये यूनिवर्सिटी चल रही है, उसका ये दुर्दशा
कि दशकों तक ही चल रहा है। 2 कमरे के मकान में सिंचाई विभाग के बिजली विभाग के आईबी में हमारी अध्यक्षता में कमेटी बनी और उस कमेटी को हमें याद है कि उसको हमने 7 मीटिंग किया। मैंने 2.5 महीने के अंदर 246 एकड़ भूमि अधिग्रहण करवा दिया। इतनी बड़ी रकबा मैंने दिवाई। उसका कोई कॉन्ट्रैक्टर दिल्ली कलकत्ता का आया, उसने समय पर उसका 4 दिवाली लगाया। किसानों का पैसा भुगतान में भी हमारे सामने समस्या आई। लोगों ने कहा कि वो कहीं कहीं लोग तंग कर रहे हैं, पैसा मांगते हैं। हमने पहली बार आज है देखते हैं आप, मेला लगाया जाता है तो मैं चेक बनवा के किसानों को 1 रुपया किसी को कोई कमीशन नहीं देना पड़ा, कोई नाजायज पैसा नहीं लगा। सभी किसानों को हमने पैसे का भुगतान अमृत प्रत्यय कलेक्टर थे उनसे बैठा के ब्लॉक स्तर पर मैंने करवा दिया। हमें संतुष्टि हुई। यूनिवर्सिटी का रूपरेखा खड़ा कर दिया। सरकार ने घोषणा किया लेकिन बेस मैंने बनाया। उसके बाद तो कई सारे काम वहाँ किया हमने। ठीक है, किसी साथी ने देखते बहुत बड़ा गेट भी वहाँ पर लगा हुआ है जो मैंने खुद अपने ऐच्छिक कोष से बनवाया था। सड़कें बनवाया था। और उस यूनिवर्सिटी का एक परिस्थिति थी कि बच्चे आते थे हमारे यहाँ कि हमारा कलकत्ता में नौकरी हो गया, पंजाब में नौकरी हो गया, वे पटना और दिल्ली में नौकरी हो गई, मूल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। वो भी लड़ाई मैंने लड़ी। और तो और उस सर्टिफिकेट की लड़ाई मैंने हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट से मैंने 45,000 बच्चों की सर्टिफिकेट समय सीमा के अंदर इशू करवा दिया। जैसा कि आपने बताया कि आप जो नया यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है उसकी बुनियादी जो संरचना थी उसमें आपकी अहम भूमिका थी। साथ ही साथ आपकी बातों से एक चिंता ये जाहिर हुई कि जो यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोग हैं उनमें विद्वता के साथ साथ नेतृत्व क्षमता भी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो नेतृत्व क्षमता की कमी आज जो यूनिवर्सिटी की हालत है उसमें वो दिखती है, क्योंकि 2015 के बाद से ही जो सेशन है वो लगातार 3 वर्ष डिले चल रहा है अभी। और चूँकि आप एमएलसी रहे हैं और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो बच्चे ग्रेजुएट होने वाले हैं उनके भविष्य पे भी वो बहुत अधिक पड़ता है। और इसमें जो आरोप लगता है उसमें मुख्य आरोप और मुख्य भूमिका की जब बातें होती हैं तो वो कुल सचिव पे लगते हैं। उन पे कई आरोप भी है, केस भी है, फिर भी वो राज्य भवन के द्वारा नियुक्त होते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो मैं नहीं जानता कि किस पदाधिकारी पर क्या आरोप है, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि यूनिवर्सिटी के विकास में अहम भूमिका होता है चांसलर की। चांसलर की हैसियत से जो काम होना चाहिए पिछले समय मैंने देखा कहीं कहीं कोई कमी रही है। और सबसे बड़ी चिंता आपने जो कहा, मैं भी चिंतित हूँ कि 3 वर्ष में हमारी डिग्री मिलनी चाहिए बच्चों को, वो डिग्रियाँ 6 वर्ष से मिल रही है, 7 वर्ष से मिल रही है। ये चिंता का विषय जरूर है। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूँगा कि यदि मैं चुनाव जीत कर जाता हूँ तो 100% विश्वविद्यालय को 3 साल का मतलब 3 साल तक 3 साल में ही सिलेबस पूरा करके परीक्षा लेना होगा और डिग्रियां देनी पड़ेगी। ये मैं तो प्रयास जरूर करूँगा। रेगुलर सत्र कराने का प्रयास निश्चित रूप से हमारा होगा, चाहे हमको बात करना पड़े चांसलर से या बात करना पड़े सरकार से। जिस स्तर पर जो सहयोग यूनिवर्सिटी चाहेगी उस सहयोग के बल पर मैं बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने दूंगा। ये मेरा प्रयास होगा। आपने चुनाव जीतने की बात की सर, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा। चूँकि आप पीआर कॉलेज सोनपुर में भी सचिव थे तो मैं जानना चाहूँगा कि अपने कार्यकाल के दौरान आपने जो भी विकास के काम वहाँ पीआर कॉलेज सोनपुर के लिए किए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को। देखिए, पीआर कॉलेज सोनपुर में भी चूँकि हमारे क्षेत्र का कॉलेज है, बिल्कुल कॉलेज बंद होने की स्थिति में थी। तो शिकायत गई चांसलर के यहाँ भी और विश्वविद्यालय के कुलपति ने हमसे आग्रह किया इस कॉलेज पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उस कॉलेज को बड़ी परेशानी हो रही है, उसको व्यवस्थित कर दिए। ये बात से मैं सेक्रेटरी नहीं बल्कि वहाँ पर डीडीसी सेक्रेटरी थे, मैं उस कॉलेज से जुड़ा था, अध्यक्ष था, और हमने प्रयास किया कि उस कॉलेज को व्यवस्थित कर दें। वही पैसा हमें याद है डेफिसिट में कॉलेज था। जब मैं कॉलेज को छोड़ा, हमारी कमेटी ने छोड़ा, तो उस समय 1-2 नहीं 3.5 करोड़ रुपया जमा कर दिया था। उस बीच में कॉलेज का डेवलपमेंट आपके सामने है। हमें याद है कि कुछ कमरे बनने थे, उस कमरे को शिक्षक का
एक टीम बनी थी, वो काम करवा रहा था। उससे जो पैसा बना उससे भी कई कमरे या बरामदे उस कॉलेज के बने। तो हमें संतुष्टि है कि पीआर कॉलेज बंद होने की स्थिति में थी। हमने शिक्षकों को का वेतन भी रेगुलर किया, कम वेतन था उसको थोड़ा बढ़ाया भी, और कॉलेज का जो विकास होना चाहिए वो भी हमने करवाया। ये आज भी लोग याद करते हैं कि हमारे रिजिम में जब मैं अध्यक्ष था उस कॉलेज का तो वहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ। ये बात सही है कि कुछ ना कुछ लोग वहाँ गवर्निंग बॉडी को तोड़वाए भी थे लोग। यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ी, चूँकि शहर के भी कुछ वार्डों का भी नियुक्ति सैंक्शन पद पर क्वालिफिकेशन के आधार पर हुआ था। वो लोग परेशान होने लगे कि अब जो है गवर्निंग बॉडी बदलेगी, सरकार का दबाव हो गया तो निश्चित उससे गड़बड़ियाँ होगी। तो हाईकोर्ट में भी लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पिछले के निर्णय को कोई बदल नहीं सकता। वही हुआ, जो इस शहर के लोगों की नौकरियां लगी थी वहाँ, वो लोग आज भी कार्यरत हैं। और कॉलेज का जो डेवलपमेंट होना चाहिए सीमित साधन में, वो हुआ। तो सर जैसा आपने बताया कि पीआर कॉलेज को बंद होने से आपने बचाया, वहाँ के शिक्षकों की जो खराब हालत थी उसको सुदृढ़ करने में आपने मदद की, उनकी नौकरी जो जाने वाली थी उसको बचाने में आपने मदद की। लेकिन कहीं ना कहीं आज की ये जो हालत है सर, यहाँ छपरा के जितने यानी जेपी यूनिवर्सिटी के जितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनकी हालत भी यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा एक सुनियोजित तरीके से, जैसा एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक बता रहे थे कि वहाँ पे एक माहौल तैयार किया जाता है सुनियोजित तरीके से कि जो प्राचार्य के पद हैं, सचिव के पद हैं, उसमें वहाँ के शिक्षकों में प्रतिस्पर्धा हो और फिर उसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है उगाही के लिए। तो इसको लेकर, और वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कॉलेज जो हैं सारे वो बंदी की कगार पे हैं और उससे शिक्षक के साथ साथ जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं उनके भी दैनिक जीवन के साथ साथ भविष्य पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इसको लेकर आप क्या बोलें? देखिए, स्वाभाविक है कि एफिलिएटेड कॉलेज तो जेपी यूनिवर्सिटी में कम है, बिहार में और अधिक है। एफिलिएटेड कॉलेज की हालत ख़राब है, मैं मानता हूँ। सरकार की उदासी के कारण सरकार ने कमिटमेंट किया था कि हम ज़रूरत के अनुसार डिग्री कॉलेज की संख्या बढ़ाएंगे, ब्लॉक स्तर पर डिग्री कॉलेज देंगे, पंचायत स्तर पर उच्च विद्यालय देंगे, हाई स्कूल देंगे। वो काम नहीं हुआ। जब मैं मिनिस्टर था तो उस समय मैंने कुछ निर्णय लिए थे और मुख्यमंत्री के साथ हमने, वो भी मैं ऐतिहासिक चर्चा कर दूं, कि गांधी मैदान के मंच पर एफिलिएटेड स्कूल की कॉलेज का बहुत बड़ा सम्मेलन था। मंत्री की हैसियत से हमारे यहाँ उसके एसोसिएशन के लोग आए, हमको इनवाइट किया और मैं स्वीकार भी किया। फिर उसकी टीम आई, कहा मुख्यमंत्री को बुला लें, बुला लीजिए। मुख्यमंत्री को बुलवाए, निमंत्रण दिया। फिर कहा शिक्षा मंत्री को बुला लें, हमको बुलवा लो। शिक्षा मंत्री भी आए। तो भी ऐतिहासिक घटना थी कि गांधी मैदान के मंच पर मुख्यमंत्री के साथ हम 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो बात सही है कि मुख्यमंत्री के साथ कोई बैठक निर्णय होता है 2 मंत्री के साथ, वो कैबिनेट की बैठक समझी जाती है। वो भी ऐतिहासिक घटना हुआ कि गांधी मैदान के सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री के साथ हम 2 मंत्रियों ने निर्णय लिया। और उसमें निर्णय लिया, हमने पूर्व मुख्यमंत्री उस समय थे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, उनके निर्णय का एग्जीक्यूशन, डिग्री कॉलेज बढ़ाएंगे, स्कूल बढ़ाएंगे। मैंने कहा भी था इसकी आवश्यकता है, तो कहा विभाग ने इस पर रोक लगा हुआ है। वित्त रहित इंस्टीट्यूशन की कल्पना हो गई थी, उस रोक को भी मैंने हटवाया। अब वित्त रहित जो कोड था इस राज्य का, लड़के गांव के हैं, अधिक लड़के गांव के पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज में वेतन ही नहीं मिलता। बच्चों की फीस से कितने वेतन मिलेंगे? लेकिन अनुदान की राशि के स्वीकृति के समय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था, हमें याद है 2007 में, कहा कि बच्चों की संख्या और परीक्षा फल के आधार पर अनुदान देंगे। उसमें कहीं न कहीं आज हमें अफसोस है कि यदि मैं रहता, पिछले बार 6 साल बीतने जा रहा है, तो 100% अनुदान की राशि रेगुलर होती। और मैं कहता भी हूँ, यदि मैं चुनाव जीत कर जाता हूँ तो एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षकों का, कर्मियों का वेतन की राशि, अनुदान की राशि हर महीने के प्रथम सप्ताह में दिलाकर रहेंगे। ये करेंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान सरकार के उदासीकरण के कारण इस राज्य के संबद्ध कॉलेज
का हालत ख़राब है। समय पर अनुदान की राशि नहीं मिलती है, पठन पाठन की व्यवस्था नहीं हो रही है, बच्चे को सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जा रही है। ये सब बातें मैं देख रहा हूँ। तो काम बहुत है विश्वविद्यालय के स्तर पर। इसकी चर्चा करेंगे तो घंटों लगेगा। फिर हम सब बैठेंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन बात सही, बहुत मैं चिंतित हूँ कि विश्वविद्यालय, और आपने जो कहा पदाधिकारी, ये बात सही, पदाधिकारी का तो एक समय सीमा, उसके पास एक लिमिटेड हर चीज़ है, उस हिसाब से उसको करना पड़ता है। कहीं कहीं ऊपर यदि व्यवस्थित हो जाता है, चांसलर ऑफिस व्यवस्थित रहे, सरकार व्यवस्थित रहे, तो विश्वविद्यालय टस से मस नहीं हो सकता। तो बिल्कुल लाइन अप करना पड़ेगा, सही ढंग से काम करना पड़ेगा। बच्चे के कैरियर के साथ, खासकर गरीबों के बच्चे के कैरियर के साथ किसी को खिलवाड़ करने का हक नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो चुनाव जीत कर जाता हूँ, तो निश्चित रूप से सत्य को रेगुलर करवा देंगे। अब अंतिम सवाल सर आपसे, बहुत अधिक समय मैंने आपका ले लिया और मैं जानता हूं कि आप अभी व्यस्त हैं, लेकिन सर जैसा कि आपने दो बातें तो खुद बताया कि आप जो सेशन है उसे रेगुलर कर देंगे, जो एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका अनुदान आप रेगुलर कर देंगे। इसके अलावा सर आप अगर चुनाव जीत के आते हैं तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या देखने को मिलेगा बदलाव? बेसिक बदलाव तो मैंने कहा ही कि बेसिक बदलाव तो है ना, बच्चों का समय पर सर्टिफिकेट मिलना, पढ़ाई होना, सही ढंग से परीक्षा, बच्चों को समय पर परीक्षा लेना, ये, और उनका सर्टिफिकेट समय पर मिलना। उसकी लड़ाई बरसों बाद हमें लड़नी पड़ी, जिसका रिजल्ट मैंने बताया। ये सब काम रेगुलर करने का प्रयास निश्चित रूप से मैं करूँगा, और शैक्षणिक वातावरण जो अस्त व्यस्त है उसको व्यवस्थित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।